अच्छा बेटा, लास्ट क्लास हमारी पीईडी के हवाले से चल रही थी। और मैंने आप लोगों को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमारी होती है डायग्राम्स रिलेटेड और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं गेली के नाम से याद करनी है कि ग्रेटर है तो इलास्टिक, लेस है तो इन इलास्टिक। ठीक है, ये पुरानी बात है। फिर हम लोगों ने इलास्टिक और इन इलास्टिक को देखा था कि इलास्टिक में हमारे पास कंपटीशन ज्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होते हैं, तभी हमारा कर्व जो है वो एक फ्लैटर कर्व बन रहा होता है। लेकिन अगर मैं इन इलास्टिक की बात करूं तो इन इलास्टिक में हमारे पास कंपटीशन कम होता है, रिस्पॉन्सिवनेस कम होता है, सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, जिस वजह से आपके पास एक स्टीपर कर्व बन रहा होता है। ये बात पुरानी है, ये बात आप लोगों को पता है। यूनिटरी इलास्टिक आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि देर इज द परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज इन प्राइस। दोनों चीजें बराबर चल रही होती हैं। अगर प्राइस 5% से कम हो रही है तो डिमांड 5% से बढ़ जाएगी। और एक हाइपरबोला कर्व इसका बन रहा होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक भी आपको पता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई और प्रोड्यूसर नहीं है, और आपको जिंदा रहने के लिए मेरी मेडिसिन खानी पड़ेगी। दैट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। और लास्ट आप लोगों को मैंने बताया था परफेक्टली इलास्टिक, ये भी आपको कहानी पता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी को डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पीईडी को ये बताते हैं कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ये सारी कहानी हो गई थी, हमने कैलकुलेशन भी देखी हुई है। अच्छा, ये चीज वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये याद होना जरूरी है आज की क्लास के लिए। यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर अ प्रोड्यूसर। देखो बेटा, इलास्टिक में हमारे पास कंपटीशन ज्यादा होता है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी इसकी जैनब मार्केट की। ठीक है, जैनब मार्केट की मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई थी। अब जैनब मार्केट में क्योंकि हमारे पास 700-800 दुकानें हैं जो कि सिर्फ कपड़ा बेच रही हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए, तो द इजीएस्ट वे यू कैन डू दैट इज बाय डिक्रीजिंग योर प्राइस लेवल। आप अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेंगे, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा से बढ़ेगी, और इलास्टिक में रेवेन्यू क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यानी कि इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, फिर आ जाए इन इलास्टिक पे। इन इलास्टिक कहता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूट्स कम है, कंपटीशन कम है, रिस्पॉन्सिवनेस कम है, तो आपको क्या करना चाहिए? लॉजिकली आपको प्राइसेस बढ़ानी चाहिए। आप प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम हो, और ओवरऑल आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इन इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशन आता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है। ठीक है, फिर आ जाए यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिटरी कहता है कि जी भले आप प्राइस कम करें, भले आप प्राइस बढ़ाएं, आपके रेवेन्यू पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, आपका रेवेन्यू हमेशा सेम रहता है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कहता है कि जितने से प्राइस बढ़ाओगे इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दवाई की प्राइस है 1000 रुपए और आप दिन की एक गोली खाते हैं, तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1000। मैंने दवाई की प्राइस बढ़ा के कर दी 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब क्या रेवेन्यू आ रहा है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, रेवेन्यू कितने का आ गया बेटा? 10,000 का आ गया। मैंने प्राइस कितने से बढ़ाई है? 9,000 से। ठीक है, मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? 9,000 से। तो जितने से मैं प्राइस बढ़ाऊंगा इक्वल अमाउंट से मेरा रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तभी मेरा कर्व कहाँ से बनता है? 45 डिग्री, जो कि एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है। और लास्ट आपके पास है बेटा पीईडी परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर प्राइजेस का रेवेन्यू के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी का रेवेन्यू के साथ लिंक होता है कि अगर आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाए। ये बेसिक कहानियां हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। अब मैं इस पूरे का एक छोटा सा रीकैप बना के आप लोगों के लिए यहां पे लिख रहा हूं। ये क्या केस है भाई? इलास्टिक कहता है, इलास्टिक क्या कहता है कि आप प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेंगे, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा से बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, ये केस इलास्टिक का आता है। इन इलास्टिक कहता है कि आप प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। यूनिटरी कहता है कि भले प्राइस बढ़ा दो, भले प्राइस कम कर दो, आपका रेवेन्यू हमेशा क्या रहेगा?
सेम रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कहता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कहता है कि भाई जितने से आप प्राइस बढ़ाएंगे, आपकी क्वांटिटी तो हमेशा सेम रहेगी, उतनी ही अमाउंट से आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है? परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि भाई प्राइस तो आपकी हमेशा सेम रहती है, ठीक है, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। सही है। ये मैंने एक छोटी सी समरी आप लोगों के लिए इधर बना दी है, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। अब आए जरा जो चीज मैंने आज डिस्कस करनी है। एक एमसीक्यू है जो अक्सर एग्जाम में टेस्ट होता है, और हो सकता है कि वापस से टेस्ट हो जाए। तो अब यहां पे देखिएगा जरा। तो नाम क्या है इसका? एसपीडी सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ डिमांड कर्व। ऑल लेवल्स ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। या फिर व्हाट इज द पीईडी एट ईच लेवल ऑफ डिमांड कर्व। या फिर और किस तरह पूछ सकता है वो, हाउ इज पीईडी डिफरेंट एट ईच लेवल ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई तीन चार सिनारियो या इससे मिलता जुलता कोई सिनारियो आपके सामने क्रिएट कर सकता है कि जी डिमांड कर्व पे थ्रू आउट आपके पास किस तरीके से सिनारियो चल रहा है, कि क्या पीडी आपकी सेम है, क्या पीडी आपकी डिफरेंट है, क्या मामला चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, इधर आ गया आपके पास टीआर, और इधर आ गया टीआर लिंक विथ पीडी, ठीक है। ये मैं एक टेबल बना रहा हूं आप लोगों के सामने। तो अभी जरा देखिएगा। बेटा जी लेट से आपके पास प्राइस चल रही है 10 रुपए। क्या प्राइस चल रही है? 10 रुपए। 10 रुपए पे जो आपकी डिमांड है, आप एक यूनिट बेचते हैं। 10 × 1 आपका रेवेन्यू क्या आ जाएगा? 10 आ गया, ठीक है। प्राइस हो गई 10 से 9। अब आप 2 यूनिट बेच रहे हैं। 9 × 2 रेवेन्यू कितना आ गया आपका? 18। आपकी प्राइस और कम हो गई 8। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़नी चाहिए। 3 यूनिट बेच रहे हैं भाई आप, आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है? 24। फिर आपने 7 की, फिर 6 की, फिर 5 की, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना। आप प्राइसेस कंटिन्यूसली गिराते जा रहे हैं, और लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आपकी डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 7 × 4 28, 6 × 5 30, 30, 28, 24, 18 और 10, ठीक है। इस तरीके से आपने एक पूरा टेबल बना लिया, जहां पर आपके पास रेवेन्यू की डिफरेंट फिगर्स आ गई और प्राइस और डिमांड की डिफरेंट फिगर्स आ गई, ठीक है। अब बेटा इस रूल को देखो, इस रूल को देखो। इस रूल में हमारे पास क्या हिसाब किताब चल रहा है? इस रूल में हमारे पास ये हिसाब किताब चल रहा है, मैं इन तीन पे फोकस करूंगा। सही है, मैं इन तीन पे फोकस करूंगा। क्या कहता है कि इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बेटा यहां से लेके आप फोकस करें यहां तक, यहां से लेके यहां तक फोकस करें। आपकी प्राइसेस क्या हो रही है? कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। और प्राइस गिरने से आपका रेवेन्यू कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। आपका रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक लॉ ऑफ डिमांड बनाने दो। ये देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, और यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करवा रहा है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। अब बात सुनना बेटा, मैंने क्या बताया था कि यहां से लेके यहां तक आपकी प्राइसेस गिर रही हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन जो आपके पास आ रहा है, ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन आपका इलास्टिक पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कि इस पोर्शन में आपकी पीईडी चल रही है ग्रेटर देन -1, दैट इज इलास्टिक। ठीक है, फिर आगे आओ, ये वाला पोर्शन देखो। ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा है? आपकी प्राइसेस तो गिर रही हैं, बट आपका रेवेन्यू सेम है। आपका रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कहां पे होता है कि भले आपकी प्राइस गिरे, भले आपकी प्राइस बढ़े, आपका रेवेन्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता? बेटा वो इसमें होता है कि आपकी प्राइसेस गिर रही हैं, बट आपका रेवेन्यू जो है वो अपनी जगह पर सेम खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, मिडिल वाला पोर्शन, ये क्या है? पीईडी इज इक्वल टू -1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर नीचे अगर आप लोग देखें, आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बेटा इनइलास्टिक कहता है कि प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। कि प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो भाई ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीईडी लेस देन -1, दैट इज इनइलास्टिक। यहां तक टेबल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? यहां तक टेबल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? बताएं जी, क्लियर है बेटा? सही है, बेसिक टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, बेसिक कहानी हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस की। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पे। इसको मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है? अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा यहां पे देखना जरा, क्योंकि इसका एमसीक्यू थोड़ा सा खतरनाक होता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? इलास्टिक। मिडल वाला पोर्शन क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। नीचे वाला पोर्शन क्या है? इन इलास्टिक। तो अब ये देखे जरा, ऊपर वाला जो पोर्शन आपके पास आ रहा है वो है आपका पीईडी ग्रेटर देन -1, दैट इज इलास्टिक। मिडल वाला पोर्शन जो आपके पास आ रहा है ये कौन सा है? पीईडी लेस देन -1, पीईडी इज इक्वल्स टू -1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। और नीचे वाला पोर्शन जो आपके पास आ रहा है वो क्या है? पीईडी लेस देन -1, दैट इज इन इलास्टिक। अब यही चीज यहां पर आपके पास ये देखो ग्राफ में बताई गई है। बस ये वाले दो पोर्शन याद कर लेना कि ये इन्फिनिटी होता है, अगर बिल्कुल टॉप वाला ये इन्फिनिटी होता है, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन इलास्टिक है और ये वाला पॉइंट इसके भी ऊपर है तो ये इलास्टिक से भी ज्यादा इलास्टिक होगा। जब ये नीचे वाला पोर्शन इन इलास्टिक है और ये बिल्कुल निचले दर्जे के ऊपर है, तो ये वाला पोर्शन इस पूरे इन इलास्टिक से भी ज्यादा इन इलास्टिक होगा, तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ठीक है, तो बेटा डायग्राम की कहानी आपको समझ आई है, क्योंकि मुझे अब बताना है कि एमसीक्यू टेस्ट कैसे होते हैं। कोई मसले वाली बात तो नहीं है? अच्छा, अब पहला सवाल एमसीक्यू का, कौन सी पीईडी पे आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा? जल्दी से बताओ, कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आपका टीआर अपने मैक्सिमम पर बैठा हुआ है? जल्दी से बेटा, जल्दी से। आपका टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू किस पीईडी पर मैक्सिमम है? बेटा मैंने कोई रॉकेट बनाने का फॉर्मूला तो नहीं पूछ लिया, सामने आपके बना हुआ है, मुझे देख के बताए सामने टेबल से। 30 पे कौन सी पीईडी चल रही है? यूनिटरी इलास्टिक, सिंपल है। 30 पे रेवेन्यू आपका मैक्सिमम पे है ना।
तो 30 पर पीईडी कौन सी चल रही है? यूनिटरी इलास्टिक। खत्म। पहला एमसीक्यू ये आ सकता है कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पर हो। ठीक है। दूसरा एमसीक्यू किस तरीके से टेस्ट हो सकता है? बेटा वो आपको ये बोले कि यार पीईडी इज सेम थ्रू आउट डिमांड कर्व, मुझे फौरन से इसका आंसर बताओ। क्या पीईडी सेम चल रही है थ्रू आउट डिमांड कर्व? दूसरा सवाल है कि पीईडी सेम थ्रू आउट डिमांड कर्व, बताएं जल्दी से। नो। पीईडी इज इलास्टिक थ्रू आउट डिमांड कर्व। क्या ये बात करेक्ट है? नो। नो। सही है। पीईडी इलास्टिक भी नहीं है थ्रू आउट डिमांड कर्व। अच्छा ये बोल दे, ऐसे बोल दे कि ऊपर वाला पोर्शन इनइलास्टिक है और नीचे वाला पोर्शन इलास्टिक है। क्या ये बात करेक्ट है? वेरी गुड। अब एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसकी वैल्यूज क्या थी, लेकिन मैं आपके सामने उसका क्वेश्चन बना देता हूं। बेटा उस क्वेश्चन में क्या था? यहां पे आ गई आपके पास प्राइस। ठीक है। यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ये आपके पास एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना हुआ है। ठीक है। ये आपके पास एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना हुआ है। सही है। और एक डिमांड कर्व आपका यूं आ रहा है। ठीक है। एक डिमांड कर्व आपका नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक डिमांड कर्व आपका ऐसे आ रहा है। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं D1। यहां पर एग्जामिनर ने कुछ पॉइंटर्स दिए हुए थे, मैं लेट से अलग अलग पॉइंटर्स दे देता हूं। इसको मैं पॉइंट ए कर देता हूं। ठीक है। इसको मैं बी कर देता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं, और इसको मैं डी कर देता हूं। ठीक है। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, मैं अपनी तरफ से पॉइंटर्स यहाँ वो बना देता हूँ ऑप्शंस, लेकिन आंसर जो करेक्ट वाला है वो मैं बताऊंगा। अच्छा जी, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि पीईडी ऑफ D1, पीईडी ऑफ D1 इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 ऑफ, हाँ इसको चलो D2 कर दो, ये जो ब्लू वाला है इसको D2 कर दो। पीईडी ऑफ D1 इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट ए। पहला ऑप्शन। ठीक है। कि जी जो D1 का पीईडी है वो ग्रेटर देन D2 है एट पॉइंट ए। ठीक है जी। इस तरीके से मैं चार ऑप्शंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, वो कहता है कि यार पीईडी ऑफ D1, पीईडी ऑफ D1 इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट बी। ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो। पीईडी ऑफ D1 इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट सी। ठीक है। एट पॉइंट सी। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसको आप ऐसे कर लें जी कि पीईडी ऑफ D1 इज, चलो ऑप्शन नंबर डी को इसको चेंज कर लो थोड़ा सा। यार आप समझ तो गए होंगे कि मैं गलत आंसर ही लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। इसको ऐसे कर लो कि पीईडी ऑफ D2 इज इलास्टिक थ्रू आउट। बताएं जी क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? इसको क्या हो गया? हाँ जी। आयशा कह रही है बी। बेटा बाकी सब भी बताओ।
बाकी सभी बताएं जल्दी से। आयशा कह रही है सर बी आंसर है इसका। ऐसा ही है। अच्छा हबीबा क्या कह रही है, हबीबा की भी देख लेते हैं। हबीबा भी बी कह रही है, ठीक है। चलो बताओ जी, बाकी सभी बताओ जल्दी से। बेटा फास्ट फास्ट फास्ट, कुछ भी ऑप्शन लिख दो यार, नहीं समझ आ रहा कुछ भी लिख दो। एमसीक्यू कभी नहीं खाली छोड़ते। चलो इधर देखो। देखो बेटा यहां पर ना दो डिमांड कर्व बने हुए हैं। एक डिमांड कर्व आपका सीधा सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक डिमांड कर्व आपका ऐसा हाइपरबोला बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हाइपरबोला। तो मैं इन दोनों को जरा पहले खोल के आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। बेटा एक आपके पास है नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सही है। और एक आपके पास है हाइपरबोला। इधर आ गई प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, और प्राइस और क्वांटिटी। एक तो आपके पास सिंपल हाइपरबोला बना हुआ है ना, तो इसको तो हमें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ये क्या बना हुआ है, हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब ये है कि ये कौन सा कर्व है, ये है यूनिटरी इलास्टिक। और ये थ्रू आउट यूनिटरी है। मतलब इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि ऊपर इलास्टिक होगा नीचे यूनिटरी फिर इन इलास्टिक। यहां पे थ्रू आउट यूनिटरी है क्योंकि कर्व कैसा बना हुआ है, हाइपरबोला। ठीक है। और एक है आपके पास नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जो कि ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है इलास्टिक, फिर होता है यूनिटरी इलास्टिक, और फिर होता है इन इलास्टिक। ऐसा ही था। इधर आया इलास्टिक, यहां पर आ रहा है यूनिटरी इलास्टिक, और यहां पर आ रहा है इन इलास्टिक। अब बेटा मेरी बात को सुनो। ये नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और ये आ गया आपके पास हाइपरबोला जो कि थ्रू आउट इक्वल्स टू वन है। यूनिटरी इलास्टिक थ्रू आउट इक्वल्स टू वन है। लेकिन ये वाला पोर्शन इलास्टिक है, ये वाला यूनिटरी इलास्टिक है, और ये वाला इन इलास्टिक। अब आओ जरा कंपेयर करते हैं। बेटा ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि मैंने सोचने में इतना टाइम लगाया था इसको, कि जी D2 इज थ्रू आउट इलास्टिक। हालांकि हमें पता है कि ये चीजें डिफरेंट होती हैं, ऊपर इलास्टिक फिर यूनिटरी फिर इन इलास्टिक, इट इज नॉट थ्रू आउट इलास्टिक। तो पहले ऑप्शन पे आए। पहला ऑप्शन कहता है कि D1 इज ग्रेटर देन D2। बेटा D1 पे पॉइंट ए पर आपकी पीडी क्या चल रही है, यूनिटरी। पॉइंट ए पर D1 पे आपकी पीडी क्या चल रही है, यूनिटरी। लेकिन D2 पे आपकी पीडी क्या चल रही है बेटा, इलास्टिक। यूनिटरी होता है इक्वल्स टू वन, इलास्टिक होता है ग्रेटर देन वन। तो कौन ज्यादा है, D2 ज्यादा है पॉइंट ए पे या D1 ज्यादा है, जल्दी से बताओ। D2 जो है वो पॉइंट ए पर ज्यादा है या D1 पॉइंट ए पर ज्यादा है, फौरन से बता दो मुझे। पॉइंट ए पर D2 ज्यादा है या D1 ज्यादा है, बेटा D1 इज थ्रू आउट यूनिटरी इलास्टिक। D2 is elastic at this point. Elastic is greater than 1. Unitary elastic is equals to 1. D2 का कर्व ये है और D1 का कर्व ये है। जल्दी से बताओ पॉइंट ए पर कौन ज्यादा है, ये वाला कर्व ज्यादा है जिसकी इलास्टिक वैल्यू है, या ये वाला कर्व ज्यादा है जिसकी यूनिटरी इलास्टिक वैल्यू है। बेटा क्यों चुप हो गए सारे।
क्या हो गया, हड़ताल पे चले गए हो क्या? नहीं समझ आया, वापस से बता दूं? वापस से बता दूं? यस नो बताएं। सही है भाई, पूछ लिया करो, टेंशन नहीं लिया करो, बोल दो भाई नहीं समझ आ रहा, वापस से बताओ। सही है, टेंशन नहीं लिया करो। बात सुनो, इसने अपने को दो कर्व बना के दिए, एक डिमांड कर, मेरे साथ साथ रहना। इसने ये एमसीक्यू दिया, सही है, और इसमें इसने दो कर्व बना के दिए। वो इधर क्या कर रहा है, इधर ये वाली नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि ऊपर इलास्टिक, बीच में यूनिटरी, नीचे इन इलास्टिक। वो ये वाली नॉलेज टेस्ट कर रहा है आपकी, सही है। अब उसने एक कर्व आपको बनाकर दे दिया ऐसा, जिसमें ऊपर इलास्टिक है, बीच में यूनिटरी है, नीचे इन इलास्टिक। एक कर्व उसने आपको ये बना के दे दिया। और एक कर्व कौन सा बना के दिया? हाइपरबोला। बेटा जो आपके पास हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला कैसा बनता है? ये रहा हाइपरबोला। हाइपरबोला की पीडी क्या होती है? इक्वल्स टू वन। इतनी बात मेरी समझ गए? हाइपरबोला की पीडी क्या होती है? इक्वल्स टू वन। ये बात क्लियर हो गई है? यानी कि हाइपरबोला कर्व जो होता है ये थ्रू आउट इक्वल्स टू वन रहेगा। इतनी बात मेरी मानते हो? हाइपरबोला कर्व थ्रू आउट यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, ये वाला। हाँ जी, ये थ्रू आउट इलास्टिक रहेगा, आपका यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, सॉरी, ये थ्रू आउट यूनिटरी रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है जिसमें कोई पीईडी नहीं है, ये टॉप पे क्या होता है? इलास्टिक, बीच में होता है यूनिटरी, और नीचे होता है इनइलास्टिक। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों कर्व्स को खोल के बना दिया। एक मैंने D2 बनाया, ये बेटा आपका D2 है, ठीक है, और ये आपका D1। D1 यूनिटरी इलास्टिक है, D1 क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि ये थ्रू आउट क्या रह रहा होगा? पीईडी इज इक्वल्स टू वन। इतनी बात मेरी मानते हैं? ये थ्रू आउट क्या रहेगा? पीईडी इज इक्वल्स टू वन। ये बात समझ आ गई मेरी? ठीक है, थ्रू आउट इज इक्वल्स टू वन रहेगा। बट जो D2 है, ये टॉप पे कैसा होगा? पीईडी ग्रेटर देन वन, बीच में क्या होगा? पीईडी इज इक्वल्स टू वन, और नीचे क्या होगा? पीईडी लेस देन वन। अब बात समझ आई इतनी? स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। इतनी बात समझ आ गई बेटा? अब वो सवाल में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है, पहले ऑप्शन में कि D1, यानी कि ये वाला कर्व, यानी कि ये वाला कर्व, ये वाला कर्व पॉइंट ए पर इस वाले कर्व से ज्यादा है। बेटा यूनिटरी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू वन। और इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन वन। तो मुझे ये बताओ, ग्रेटर देन वन ज्यादा होता है कि इक्वल्स टू वन ज्यादा होता है? ग्रेटर देन वन ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है ना, ग्रेटर देन वन ज्यादा होता है, इक्वल्स टू वन कम होता है। तो लॉजिकली पॉइंट ए पर उसने ये कहा कि D1 यानी कि ये इज ग्रेटर देन ये। क्या ये आंसर करेक्ट है पॉइंट ए पे? नो, वेरी गुड। आप समझे बात को? उलट केस हो रहा है, ये इज ग्रेटर देन ये। उसने बोला कि D1 इज ग्रेटर देन D2। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बेटा ये वाला ऑप्शन समझ आ गया आप लोगों को? पॉइंट ए समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे आ जाओ। कहता है कि पीईडी ऑफ D1 अगेन इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट बी। कहता है पीईडी ऑफ D1 इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट बी। बेटा ये भी यूनिटरी है, D2 भी यूनिटरी है, क्या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा? वैल्यूज क्या ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी? शाबाश, बोथ आर यूनिटरी, बोथ आर इक्वल। और इसने क्या लिख के दे दिया यहां पे? ग्रेटर। क्या ये आंसर करेक्ट होगा? वेरी गुड, शाबाश। अब तुम लोग गेम समझ रहे हो। शाबाश, देखो कितना कमीनापन करता है एग्जामिनर। काट दो इसको। ऑप्शन नंबर सी पे आइएगा। कहता है
पीईडी ऑफ D1 यानी कि ये इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट सी, ये इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट सी। पीईडी ऑफ D1 क्या है बेटा? इक्वल्स टू 1। और पीईडी ऑफ D2 क्या है बेटा? लेस देन 1। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, शाबाश। समझे क्या किया एग्जामिनर ने? एग्जामिनर ने बच्चे को ऐसा कंफ्यूज किया कि बच्चा तो रट्टा मार के आया हुआ है कि ऊपर इलास्टिक है, बीच में यूनिटरी है, नीचे इन इलास्टिक है। हालांकि उसको ये बात पता ही नहीं है बच्चे को कि अगर हाइपरबोला बना हुआ है तो वो थ्रू आउट इक्वल्स टू 1 है, अगर फ्लैटर कर्व बना हुआ है तो वो थ्रू आउट इलास्टिक है, अगर स्टीपर कर्व बना हुआ है तो वो थ्रू आउट इन इलास्टिक है। लेकिन अगर ऐसा एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व बना हुआ है, उसमें पीईडी आपकी चेंज हो रही होती है, उसमें पीईडी चेंज होती है अगर नॉर्मल डिमांड कर्व बना हुआ होता है। तो पीईडी ऑफ D1 यानी कि ये इज ग्रेटर देन पीईडी ऑफ D2 एट पॉइंट सी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। अब बात समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये जरा समझाना जरूरी था क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर टेस्ट हो जाता है यार, फजूल के मार्क्स आप लोगों के कट जाते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने अभी की हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग फर्दर बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनमें थोड़ा सा कंटेंट आपको कम मिलेगा, लेकिन जो आप लोग पोर्टल पे मेरे टाइप नोट्स खोलेंगे तो उन पे इंशाल्लाह आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। अब बेटा देखो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोकल बिजनेसेस को सिक्योर करना, लोकल बिजनेसेस को फायदा पहुंचाना, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, सोसाइटी को फायदा देना, जॉब्स वगैरह क्रिएट करना, वगैरह वगैरह। ये हमारी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के क्या होते हैं भाई साहब? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब बेटा जरा मेरी कहानी को सुनना। लेट्स से हमारे पास दो कार प्रोड्यूसर हैं। एक कार प्रोड्यूसर अपना देसी है जो पाकिस्तान में बैठ के गाड़ी बनाता है, और एक कार प्रोड्यूसर अपना है फॉरेन, गोरा, हम लोग गोरे से गाड़ी मंगवाते हैं, ठीक है। दो कार प्रोड्यूसर आ गए। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो बेटा गाड़ी इटसेल्फ इज अ लग्जरी गुड। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं, ठीक है, तो गाड़ी नहीं है तो आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल इस्तेमाल करें, तो इवेंचुअली आपका जो एक जरूरत है वो तो पूरी हो रही है ना। तो अब फड्डा किस किस का चल रहा है? लोकल प्रोड्यूसर वर्सेस गोरा, सही है। गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे कि गोरा ग्रो करे? जल्दी से बता दो। गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे हमारा या फिर गोरा ग्रो करे? हाँ जी। तो क्या बोला जी आप लोगों ने? लोकल बंदा ग्रो करे, सिंपल सी बात है। गोरा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहेगी कि जो बंदा यूके में बैठ के गाड़ी बनाता है वो ग्रो करे, या पाकिस्तानी बंदा ग्रो करे? लोकल ना बेटा, क्या हो गया? पाकिस्तानी बंदा ग्रो करे ना। तो अब देखो, दो कार प्रोड्यूसर हैं, एक पाकिस्तानी है एक गोरा है, ठीक है। हम लोग चाहेंगे पाकिस्तानी ग्रो करे। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या गेम खेल सकती है? गवर्नमेंट जो है वो दो काम कर सकती है। पहला काम क्या है कि वो लोकल पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को दे सब्सिडी। सर व्हाट इज सब्सिडी? देखो, सब्सिडी का एक पूरा चैप्टर आगे जाके आपके सिलेबस में आएगा, बहुत डिटेल्ड चैप्टर है। मैं जनरल सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सब्सिडीज होती क्या है। यार मैं जरा A2 वालों को पहले मैसेज कर दूं, क्लास का एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, तो सब्सिडीज होती क्या है? सब्सिडी इज अ ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। क्या मतलब है जी? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कहता हूं अबू हुरैरा को एक हॉस्पिटल खोलना है, और अबू अबू हुरैरा को मुझे किसी ना किसी तरह फायदा पहुंचाना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा कि जी मैं किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प करूंगा। अबू हुरैरा को मैंने थोड़े से पैसे दिए, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने थोड़े से पैसे दिए, मैंने कहा जाओ आप इंजॉय करो और आप अपना हॉस्पिटल खोलो। देखो एक बात याद रखना, सब्सिडी इज नेवर रीपेड। सब्सिडी है, लोन नहीं है। लोन रीपे करना पड़ता है, सब्सिडी इज नेवर रीपेड, ठीक है ना, ना इस पे कोई इंटरेस्ट होता है। तो
जब मैं अब्बू हुरैरा को सब्सिडी दे रहा हूं, अब्बू हुरैरा मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, या अब्बू हुरैरा मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है कि मैं इसको फ्री में सब्सिडी दे दूंगा। बेटा सब्सिडी ऑलवेज कम्स विद अ कंडीशन। अब्बू हुरैरा अगर हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है तो मैं अब्बू हुरैरा से कहूंगा कि मेरी जान तुम पैसे पकड़ो, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको हर हफ्ते 10 लोगों का इलाज फ्री करना पड़ेगा और आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। आप मेरी शर्त मानते हैं, आप सब्सिडीज ले लें। आप मेरी शर्त नहीं मानते, आपको सब्सिडी मैं नहीं दूंगा। और अगर आपने ये ड्रामेबाजी की कि सब्सिडी लेने के लिए आपने पहले शर्त मान ली और अब आप बेगैरती कर रहे हैं और आप लोगों का इलाज फ्री नहीं कर रहे, मैं आप पे फाइन्स लगाऊंगा, मैं आप पे पेनल्टीज लगाऊंगा और मैं आपको शायद जेल भी डलवा दूं, आपसे सब्सिडी भी छीन लूंगा। तो ये सारी धमकियां गवर्नमेंट आपको देती है जब सब्सिडीज दे रही होती। तो इसके पीछे एक प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या काम कर सकती है? गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर को दे सब्सिडी, लोकल कार प्रोड्यूसर को दे सब्सिडी। अब लेट से अब एबीसी कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी गाड़ी बनाने के चक्करों में गवर्नमेंट ने उसको दे दी सब्सिडी। गाड़ी इज लग्जरी इन नेचर। जब गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दी तो मेरे गाड़ी के प्रोड्यूसर ने अपनी प्राइसेस थोड़े से कम की। जब वो प्राइस थोड़े से कम करेगा, लोग पागलों की तरह पाकिस्तान मेड गाड़ी खरीदना शुरू करेंगे। यानी कि प्राइसेस थोड़े से कम हुई और डिमांड फॉर कार बहुत ज्यादा से बढ़ गई। लोकल मैन्युफैक्चरर की डिमांड बढ़ रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर की सेल्स बढ़ रही है, मुल्क में इंप्लॉयमेंट आ रही है, जॉब क्रिएट हो रही है। ये फायदा होता है इलास्टिक नेचर वाले गुड को सब्सिडी देने का। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग अपने लोकल प्रोड्यूसर को सब्सिडी दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग बाहर से आने वाली गाड़ी के ऊपर लगा दें टैक्सेस, और उस टैक्स को अच्छी इकोनॉमिक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टैरिफ। जब आप इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हो उसे हम लोग कहते हैं टैरिफ। यह टैरिफ आगे जाके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल बेसिक बात बता। तो बेटा अगर मैं गोरे पे टैरिफ मारूंगा, गोरे की प्राइस बढ़ेगी, थोड़े से भी प्राइस अगर बढ़ी तो इंपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा से कम हो जाएगी। और जब गोरे की गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा से कम होगी, लोग किसकी तरफ शिफ्ट मारेंगे? लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स की तरफ, जिससे लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स की डिमांड वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। यहीं पर दो कहानी लिखी हुई है, सनसेट और सनराइज इंडस्ट्री। सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अपने टाइम पे काफी उरूज पे थी बट अब जवाल का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, जो अपने टाइम पे बहुत पीक पे थी लेकिन अब जो है उसका डाउनफॉल आ चुका है। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अभी अभी पैदा हुई है लेकिन चांसेस हैं कि वो आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो कर रही होगी। तो यूजुअली ये जो फर्म्स हैं इनकी डिमांड होती है इलास्टिक, तो गवर्नमेंट इनको इस तरह सपोर्ट कर रही होती है। बेटा कोई मसले वाली बात है? समझ गए बात को? अच्छा, अगर इसी को इन इलास्टिक पे कन्वर्ट कर दिया जाए, यहां पर मैं दो नेचर की बात करूंगा, दो गुड्स की बात करूंगा, एक सिगरेट और एक मेडिसिन। देखो सिगरेट भी इन इलास्टिक है, मेडिसिन भी इन इलास्टिक है। सिगरेट इन इलास्टिक क्यों है? क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग गुड है, एडिक्टिव गुड है। मेडिसिन नेसेसिटी गुड है, आप बीमार हैं, आपका सर दर्द कर रहा है, आपको बुखार है, आप मेडिसिन लें, आपके लिए जरूरी है। तो मेडिसिन भी इन इलास्टिक है, सिगरेट अल्कोहल भी इन इलास्टिक है। बट डिफरेंस क्या है दोनों के नेचर में? एक गुड सोसाइटी के लिए अच्छा है और दूसरा गुड सोसाइटी के लिए नुकसानदेह। सिगरेट सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है और मेडिसिन सोसाइटी के लिए अच्छी है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, मेडिसिन पे सब्सिडीज दे और सिगरेट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है, ये भी आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे सिगरेट्स पे, उनको पता है कि बंदा सिगरेट तो पिएगा ही पिएगा, सिगरेट पिए बिना सा काम है नहीं, तो वो ज्यादा महंगी सिगरेट पिएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार इस बेगैरत ने सिगरेट तो छोड़नी नहीं है, तो इससे बेहतर क्या है कि हम इससे पैसे कमाना शुरू कर दें। तो गवर्नमेंट क्या कमाना शुरू कर देती है? टैक्स रेवेन्यू। समझे? लेकिन अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ये कहानी होती है कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करे ताकि जो एक जरूरत का गुड है, नेसेसिटी गुड है, वो मेरे कंज्यूमर को सस्ता मिल जाए। जब वो नेसेसिटी गुड मेरे कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा तो ओवरऑल मेरे कंज्यूमर को फायदा है। कोई मसले वाली बात है बेटा?
अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि आप लोग अपने 12 मार्क वाले क्वेश्चन में मिस करते हैं। देखिए, अव्वल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी अकेला नहीं आता। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेटा, कभी भी अकेला टेस्ट नहीं होता। सही है। ये दूसरी इलास्टिसिटीज के साथ लिंक होके आता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब आप लोग बेनिफिट्स के और ड्रॉबैक्स को बता नहीं पाते। ये मैं सिखाऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी मैं जनरल आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता रहा हूं। तो बेटा, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए हर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। सबके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए आपको एनालिसिस के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। पहला बेनिफिट तो आपको पता है, प्राइसिंग डिसीजंस। इलास्टिक है तो प्राइस कम करें, इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा दें, जिससे आपके रेवेन्यू पे भी अफेक्ट आता है। ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी किस तरह फायदा देगी, क्या करना चाहिए, सब्सिडी दें, टैक्सेस लगाएं वगैरह। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा अगर प्राइस में चेंज आता है तो। इलास्टिक कहता है जी प्राइस हल्के से चेंज होगी, डिमांड ज्यादा से अफेक्ट होगी। ठीक है ना। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है ये। यूजफुल फॉर सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजीज, कि क्या मैं इजीली सब्सटीट्यूट्स की तरफ स्विच कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, क्या मेरा कंज्यूमर मुझ पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है। सपोर्ट सप्लाई चेन एंड स्टॉक डिसीजंस, कि अगर मेरी इनइलास्टिक गुड्स हैं, ठीक है, जो इनइलास्टिक गुड है उनकी डिमांड जो है वो स्टेबल रहती है। जैसे कि अगर मैं मेडिसिन की बात करूं बेटा, सर्दी हो, गर्मी हो, रिसेशन हो, बूम हो, जॉब हो ना हो, अमीर हो, गरीब हो, मेडिसिन हर बंदे को चाहिए। लेकिन इलास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्टॉक में हर बंदे को इलास्टिक गुड नहीं चाहिए। ड्रॉबैक्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा, एक्यूरेसी का मसला। पीईडी बेस करती है नंबर्स पे, पास्ट डेटा पे, अजम्पशंस पे, फ्यूचरिस्टिक डेटा पे। तो बेटा वो फिगर्स कितनी वैलिड हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, ये एक मसला आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, कि वो सही तरीके से हमें ढूंढी है कि नहीं ढूंढी। दूसरा लिखा हुआ है वेरीज ओवर टाइम एंड मार्केट कंडीशन, जो आपको पता है कि शॉर्ट रन में पीडी इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है, तो मार्केट कंडीशंस पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। फिर वो कहता है कि पीईडी से ही सिर्फ आपका प्राइसेस सेट नहीं होती, आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी होती है, आपको अपनी ब्रांड इमेज भी देखनी होती है, आपको अपने मार्केट गोल्स भी देखने होते हैं। सिर्फ आप अपनी पीईडी के बेसिस पे प्राइसेस को जज नहीं कर सकते। भाई जाहिर सी बात है, लेट से मैंने कहा जी डिमांड इलास्टिक है, प्राइस कम करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये मैंने सोचा हुआ है। क्या मैं अपनी प्राइस कॉस्ट से भी कम कर दूं? क्या मैं 100 रुपए का खर्चा पड़ रहा है, क्या मैं 80 रुपए में माल बेचना शुरू कर दूं? तो बेटा कॉस्ट भी तो आता है, कंपेरेटर्स भी तो आते हैं, ब्रांड इमेज भी तो आती है। डिफिकल्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के लिए पीईडी आइडेंटिफाई करना यूजुअली डिफिकल्ट होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनका प्रोडक्ट इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। लास्ट पॉइंट क्या है कि ये प्राइस सेंसिटिविटी को, एडवर्टाइजिंग को, क्वालिटी को, ब्रांडिंग को, पीईडी जो है इन सबको इग्नोर करता है। ये सिर्फ प्राइसेस को देख रहा होता है, एडवर्टाइजिंग हो गया, अदर फैक्टर्स हो गया, वेदर हो गया, फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, इन सबको इग्नोर कर रहा होता है। तो ये आपको ओवरऑल डिमांड की पिक्चर बेटा शो नहीं कर पाता। समझते हैं बात को बेटा? क्लियर हो गई है कहानी सारी? चले जी, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।